नमल। नहीं जुमर बीबी, ये डबल वर्ड स्कोर है जो मेरे खाते में लिखा जाएगा। अब वो कलम उठाकर नोट पैड पे बने कॉलम्स में से एक में लिख रहा था। जुमर ने खफगी से उसे देखा। फारिस, ये आखिरी दफ़ा था। अब अगर तुमने कोई लफ्ज़ बनाया जो डिक्शनरी में ना हुआ तो तुम हार जाओगे। मुझे यकीन है ये डिक्शनरी में होगा। चेक कर लें बेशक। साथ रखी डिक्शनरी की तरफ इशारा किया। जुमर नाक सुखेड़ कर आगे हुई और अपनी प्लेट में लगे हरूफ पे गौर करने लगी। वो एक महफूज मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। घुंघराले बाल खोलकर चेहरे के इतराफ डाले उसकी पलकें प्लेट पे झुकी थीं और बार बार हरूफ को छूती उंगली में अंगूठी मौजूद थी। उसने चंद हरूफ को देखा जो बोर्ड पे सजे थे और फिर मुस्कुराई। उनके दरमियान चंद हरूफ गुजार दिए और फतेहाना नजरें उठाकर फारिस को देखा। फारसिज्म, ये कोई लफ्ज़ नहीं है प्रोसिक्यूटर साहिबा। उसका मूड ख़राब हुआ। है ना? वो हथेली पे थोड़ी गिराई दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोली। इसका मतलब होता है एक ख़ास किस्म का बर्ताव। और जानते हो ऐसा बर्ताव करने वाला कौन होता है? इंतहाई अखड़, रिजर्व्ड, किसी पे एतबार न करने वाला, पोसीला, बदमिजाज, हर बात छुपा कर रखने वाला, अदाकार और गुड लुकिंग। उसने लुकमा दिया। और गुड लुकिंग और हर वक्त लड़ने को तैयार, गहरे राज रखने वाला, खुद को अक्ले कुल समझने वाला, आर्सोनिस्ट, जेल याफ्ता, ब्लैकमेलर, ये सब होता है इसका मतलब। वो उंगलियों पे गिनवाती की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको एक शाइस्ता और ठंडे मिजाज की खातून समझता था। वो अफसोस से उसे देख रहा था। लफ्ज़ बनाओ काजी, बातें ना बनाओ, उसने चैलेंज किया। वो सर झटक कर अगला लफ्ज़ बनाने लगा। एम से उसने MAT मैट बनाया। जुमर की नज़रें अभी तक जुमेराइज के जी पे थी जिसके नीचे डबल वर्ड स्कोर का खाना था और ज़रा नीचे ट्रिपल वर्ड स्कोर। वो चंद लम्हे सोचती रही। फिर उसने चौकोर टुकड़े बोर्ड पे रखे, जी के ऊपर नीचे हरूफ सजाए। वाज़े, ये चीटिंग है। ये लफ्ज़ डिक्शनरी में नहीं है और ये असूल था कि हम नाम नहीं बनाएंगे। दुनिया तुम्हारे नाम के गिर्द नहीं घूमती। ये डिक्शनरी में है। वो गर्दन कड़ा कर बोली थी। जुमर बीबी, अगर ये डिक्शनरी में ना निकला तो? उसने डिक्शनरी पे हाथ रखा। जुमर ने झट उसके हाथ पे हाथ रखा। अगर ये ना निकला तो मैं हार जाऊंगी, तुम जीत जाओगे। निकल आया तो मैं जीत जाऊंगी और तुम हार जाओगे। फारिस के हाथ पे उसका हाथ था और वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, ये डिक्शनरी में नहीं है। वो चबा चबा कर बोला। किताब खींची और उसे खोला। सफ़े पलटाए, उंगली दौड़ाता गया ऊपर से नीचे। GH, वो मतलूबा कॉलम तक आया। लबों पे मुस्कुराहट गायब हुई। चौंक कर सर उठा के उसे देखा। वो दिलचस्पी से उसे दिखती मुस्कुरा रही थी। इधर सफ़े पे लिखा गाजी उसका मुंह चढ़ा रहा था। कहा था ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता जेल में तो आज काम आ जाता। खैर, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगी। वो आगे को झुकी और बाजू लंबा करके हाथ से उसका चेहरा थपथपाया। फारिस ने अपना चेहरा झटक कर पीछे हटाया। माथे पे खफगी से बाल पड़ गए थे। आप मुसलसल चीटिंग करके जीती हैं। हर दूसरी बारी पे आप मुझे स्क्रैम्बल का नया असूल बताती हैं जो मेरे बाप दादा ने भी नहीं सुना, जबकि मैं पूरी ईमानदारी से खेलता रहा हूँ। हाँ, इस बात का तो यकीन है मुझे कि अब तुम मेरे साथ पूरे ईमानदार हो, और ये भी कि कम से कम अब तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा रहे। वो मुस्कुराकर सारे टुकड़े बोर्ड से उठा रही थी। हरूफ बिखर गए, अल्फाज टूट गए। फारिस बिल्कुल सुन सा बैठा रहा। अंदर तक उसका वजूद ठंडा हो गया था, जैसे कोई इंसान बर्फ़ के सहरा में ठंड से मर जाए। सफ़ेद नीला। लम्हे भर में वो पीछे चला गया। वो डॉक्टर कासिम के क्लिनिक में बैठा था और वो कह रहे थे, मगर मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। फारिस उठने लगा। मैं अब चलता हूँ, मगर याद रखिएगा कि जुमर को वही कहेंगे जो मैंने आपको समझाया है, वरना मेरा स्नाइपर आपको किसी भी वक्त निशाना बना सकता है। वो मोबाइल जेब में डालता खड़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं फारिस गाजी कि इस मुल्क में, बल्कि इस दुनिया में, हर साल हज़ारों औरतों को जबरन स्टरलाइज किया जाता है। वो बिल्कुल ठहर गया था। बहुत से चक्कर उल्टे हुए थे। सॉरी, अमरीकी जेलें हों या पाकिस्तान के अस्पताल या देहात में लगे फ्री कैंप, यहाँ ज़ख्म और शय में होता है और सर्जरी के बहाने इस औरत को स्टरलाइज कर दिया जाता है।
بعد میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن کے دوران یہ ناگزیر تھا۔ بعض عورتوں کے رشتہ دار بھی یہ کام کرواتے ہیں، صرف ایک ڈاکٹر ڈھونڈو، اسے پیسے دو اور یہ ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل سن رہ گیا تھا۔ کارتارس نے پیسے دیے تھے اس کی غلط سرجری کرنے کے لیے۔ وہ ان گولیوں کی وجہ سے ایسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کو بعد میں یہ نقصان پہنچایا گیا تھا۔ وہ سفید پڑ رہا تھا، متحیر، بے یقین۔ مسز کارتار چاہتی تھیں کہ وہ شادی نہ کر سکے تاکہ وہ ایک مضبوط گواہ کے طور پہ آپ کو جیل بھیج دیں۔ اس کے گردے واقعی گولیوں کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، مگر اس سرجری کے لیے ڈاکٹرز کے پینل کو مسز کارتار نے خریدا۔ اس کے بعد بھی مسز زمر صرف ان ڈاکٹرز کے پاس گئیں جن کی طرف ہم ان کو ریفر کرتے تھے۔ مسز کارتار چاہتی تھیں کہ ہم ان کو بالکل تباہ کر کے ڈاکٹر قاسم اپنی بات مکمل نہیں کر سکے تھے۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح ان پہ جھپٹا تھا، گریبان سے پکڑ کر زمین پہ گرایا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ دھند چھا گئی۔ وہ دیوانہ وار ان کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، جس کا کتنا خون نکلا، کون سی ہڈی ٹوٹی، کتنے دانت خون میں لتھڑ کر باہر گرے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، مگر اس سرخ دھند میں اس نے اس کی دبی دبی سی کراہ سنی۔ میری پوری بات سنو، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں برا آدمی نہیں ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں نے صرف رپورٹس میں عدل بدل کیا تھا۔ مسز کارتار کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خون آلود منہ اور اکھڑی سانسوں کے درمیان کہہ رہا تھا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات کھل جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ماں بن سکتی ہے، ماں مشکل سے ہوگا، لیکن اس کے گردوں کی وجہ سے کافی مشکل ہوگا، مگر ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے۔ میں نے صرف رپورٹس اور دوائیاں بدلی تھیں۔ اور وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے سفید سویٹر پہ خون لگ گیا تھا، سرخ تازہ خون۔ فارس نے زمر کو دیکھا جو اسکریبل کے نئے ٹکڑے سجا رہی تھی۔ اس کے جھکے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر جڑتے گئے، جڑ جڑ کر ٹوٹتے گئے۔ آج سعدی یوسف، کیا آپ کی ہاشم کارتار سے پاکستان آنے کے بعد اپنے وکلا کی غیر موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ زمر اس سے پوچھ رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے سعدی نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، پرانے دنوں کے بہت سے سائے لہرائے۔ مجھے یاد نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ ہاشم ہلکے سے مسکرایا۔ بس ایک ثانیے کو اس نے آنکھیں بند کیں تو اندھیرا چھا گیا۔ 2 ماہ پہلے نیم اندھیر کلب میں لاؤنج کی طرح کی جگہ بنی تھی، مدھم رنگ برنگی بتیاں، سارے میں محو رقص تھیں، کچھ بھی صاف نظر نہ آتا تھا۔ بڑے صوفے پہ ارد گرد کھاتے پیتے ٹہلتے لوگوں سے بے نیاز ہاشم کارتار ڈنر جیکٹ میں ملبوس موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ ٹائی نادار تھا، کالر کا اوپری بٹن کھلا تھا۔ وہ آرام دہ سا بیٹھا تھا، پس منظر میں بجتی موسیقی اعصاب کو سکون دے رہی تھی۔ ایسے میں کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ وہ اپنی اسکرین کو دیکھتا رہا، ہلا تک نہیں، نظر بھی نہیں اٹھائی، بس اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا، قانوناً تم اپنے وکلا کی غیر موجودگی میں مجھ سے نہیں مل سکتے، تم سے کورٹ میں اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سعدی یوسف، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ادھر آ گیا، اور اب یہاں ایک پبلک پلیس میں بیٹھا ہوں، اتفاق سے تم میرے ساتھ بیٹھے ہو، اس میں کیا میرا قصور ہوا؟ ہاشم نے اب کے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سیاہ آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس بیٹھا تھا۔ اب اس نے گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ وہ آنکھیں اندر تک زخمی تھیں، مگر ان زخموں کے کھنڈر لگتا تھا بننے لگ گئے ہیں۔ کہو، کیا چاہتے ہو؟ ہاشم نے فون رکھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کبھی سوچا تھا تم نے ہاشم، کولمبو کے اس تہہ خانے میں جب ہم ملتے تھے، کبھی وہاں بیٹھے سوچا تھا کہ ایک روز ہم یوں ملیں گے؟ اگر تم مجھ سے کوئی اعترافی جرم کروانا چاہتے ہو تو میں وہ کب کا کروا چکا ہوں، وہی دکھانے آیا ہوں۔ میں تمہارے آفس 21 مئی کو اسی لیے آیا تھا۔ اس نے موبائل اسکرین پہ ویڈیو پلے کی اور موبائل ہاشم کو دے دیا۔ اندھیرے کمرے میں اتنے رش اور شور کی باوجود بھی وہ اس ویڈیو میں چلتی آواز صاف سن سکتا تھا۔ اسکرین پہ وہ پاور سیٹ پہ بیٹھا دکھائی دے رہا تھا اور وہ بولے جا رہا تھا، بہت سے اعترافی جرم، HD کوالٹی ویڈیو، صاف آواز۔ ہاشم کارتار کی گردن پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، ٹائی ڈھیلی کرنے کو گریبان تک ہاتھ لے کر گیا، مگر ٹائی تو گردن کو کسے ہوئی نہیں تھی۔ پھر تم اسے کورٹ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔
सोने की आंखें निगाहों के सामने घूम रही थी। मगर मैं इसे यूट्यूब पे लिख तो कर सकता हूँ, एडिट करके। देखो ना, तुम्हारा इतराफ़िज़्म कितना दिलचस्प है, जूसी और सनसनीखेज़। मीडिया कितने ही दिन इसको चलाएगा। वो अब मज़े से मुस्कुरा कर कह रहा था। और फिर मैं इस वीडियो को सोनिया के टैब पे अपलोड कर दूंगा। तुम वहाँ से मिटाओगे तो मैं सोनिया के हर क्लास फेलो के फ़ोन्स और टैब पे इसे भेज दूंगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारी बेटी इस वीडियो को देख ले, इसको ज़ुबानी रट ले और इस वीडियो के साथ बड़ी होगी। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, ये वीडियो उसे ढूंढ लेगी। वो इससे कभी भाग नहीं सकेगी और वो जितनी दफ़ा इसे देखेगी, तुम पे बेयकीनी और इस वीडियो पे यकीन बढ़ता जाएगा। वो अगले 10 साल तक इससे पीछा नहीं छुड़ा सकेगी। वो उसके साथ बैठा गर्दन मोड़कर इसे देखता कह रहा था। उसकी निगाहें सर्द थीं, मुस्कुराहट भी सर्द थी और हाशिम की रंगत सर्द पड़ रही थी। वो कोयले जैसी रात में सोने की तरह पीला हो रहा था। तनफ़ुस तेज़ हो गया था। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बेटी को उससे महफूज रखना चाहता हूँ। मैं उसको गिव अप कर दूंगा। अपनी ज़ुबान देता हूँ, ना अदालत में इस्तेमाल करूँगा, ना इंटरनेट पे डालूँगा। तुम मेरी और सोनिया की वीडियो को गिव अप कर दो, जिसमें मैंने उसे अगवा किया था। हम दोनों अपने सबसे बड़े सबूत गंवा कर आओ निहत्थे इस मैदान में लड़ते हैं, अपनी ज़ुबानों, अपने सच और झूठ के साथ। तुम अपनी दलीलें दो, मैं अपनी दूंगा। आओ इस केस को ख़त्म करते हैं, मगर लड़कर, भाग कर नहीं। हाशिम कितनी देर उसका चेहरा देखता रहा, कभी बेचैनी से, कभी दुरहम से। मुझे तुम्हें अदालत में जलील करना होगा। उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं एक दफ़ा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना चाहता। तुम शायद यकीन न करो, लेकिन तुम मुझे सोनी, शेरू और मम्मी और आबी की तरह अब भी उतने ही अजीज़ हो। सदी के लबों पे ज़ख्मी सी मुस्कुराहट गोया बिलबिलाई थी। इज़्ज़त और ज़िल्लत वकीलों के हाथ में नहीं होती, जिसके हाथ में होती है वो चाहे तो सब ठीक हो सकता है, चाहे तो सब बिगड़ सकता है। उसी के हाथ में रहने दो इज़्ज़त को, और तुम्हें जो करना पड़े तुम करो। मुझे हर हद तक जाना होगा। सबसे पहले तुम गवाही के लिए पेश हो गए। मैं एक फिक्रे में तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं जीत जाऊंगा साथी। मैं केस से नहीं डरता। तुम्हें जिस हद तक जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। मगर इस केस को लड़ो, एक स्पीडी ट्रायल लड़ो, ताकि चंद माह में फैसला आ जाए। आर या पार। उसके लहजे में असर था। हाशिम उसे देखे गया, फिर उसने चेहरा वापस मोड़ लिया, सामने देखने लगा। साथ ही मोबाइल जेल में डालता उठ खड़ा हुआ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? साथी यूसुफ के कदम जंजीर हुए। उसने चेहरा मोड़ा। हाशिम, वो उदासी से मुस्कुराया। ये केस मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ रहा, ये मेरे और मुशिरवान के दरमियान है, और वो मुझसे माफ़ी मांगे भी तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। सी यू इन कोर्ट। वो अब दूर जा रहा था। नीम अंधेरे में वो गुम हो गया था। हाशिम करदार ने मोबाइल स्क्रीन रोशन की, फ़ोटो गैलरी खोली, इस नोट की तस्वीर निकाली जो उसने चंद दिन पहले लेकर महफूज कर ली थी। उस पर लिखा नंबर ज़ुबानी असबर किया और फिर ट्विटर खोला। हर हाथ उसने ताज़ा ट्वीट में वो नंबर गुड इवनिंग पाकिस्तान लिखकर आगे डाला और ट्वीट पब्लिक कर दी। अभी उसने मोबाइल वापस रखा ही था कि वो थरथराया। हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। ब्लॉक नंबर से पैगाम मौसूल हुआ था। अपने कमरे की सिंगार में इसकी सबसे निचली दराज खोलो। सादी यूसुफ का पासपोर्ट, मुकम्मल पासपोर्ट तुम्हें वहीं मिलेगा। हाशिम वॉलेट और चाबियाँ उठाकर तेज़ी से बाहर को लपका था। आज मुझे याद नहीं, सादी यूसुफ एक और सवाल के जवाब में कह रहा था। सब हाजरीन तमाशाइयों की तरह खामोशी से उसे देख रहे थे। उनमें हुनैन भी बैठी थी जो मुसलसल दान से नाखून कुतर रही थी। सोचती नज़रें जुमर पे थी जो सदी से सवाल दर सवाल पूछ रही थी। उसकी नाक की लौं सोने की बनी थी और पिछले लौं से ज़रा मुख्तलिफ थी, मगर हीरा हूबहू था। हना के लबों पे मुस्कुराहट बिखर आई और उसे यूं लगा गोया इर्द गिर्द पत्थरों की पत्तियां बिखर गई हों। खुशबू खुशबू थी। 2 माह पहले जुमर अपने कमरे से निकली तो हुनैन सामने खड़ी थी। बालों को जूड़े में लपेटकर गोल मोल बांधती जुमर ने चौंक कर हना को देखा। मोरचाल में सुबह की मखसूस गहमागहमी थी। किचन से सैम और सदी की आवाज़ें आ रही थी, मगर हुनैन यहाँ खड़ी थी। क्या हुआ? जुनैद को खाली डिब्बी किचन के फर्श पे मिली तो उसने पूरा किचन छान मारा। कचरे की टोकरी से आपकी लौंग मिली। सोना ज़रा पिघल चुका था, सो मैं आपके पीछे। उसने कमर पे किया हाथ, सामने किया तो उस पे सफ़ेद मखमली डिब्बी रखी थी। उसको ज्वेलर पे लेकर गई थी। उससे डायमंड को निकाल कर नई लौंग में जड़ दिया। ये वही लौंग है और वो नहीं भी है, अंदर वही है, मगर बैरूनी सा नेहा फ़र्क है।
एहसास वही है मगर गिल्ट और बोझ जैसी आलाइशों से पाक है। मैं नया डायमंड नहीं लेना चाहती थी, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता ज़ुमर, मगर उसने वो हीरा पेश किया। ज़ुमर के हाथों ने जूड़े को छोड़ दिया, बाल फिसल कर नीचे बहते गए। वो मुतहैयर सी टीवी को खोल कर देख रही थी। इधर किचन में सैम शादी से नाखुशी के आलम में कह रहा था, आपको वो वीडियो उनके खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए थी। ये मेरा तरीका है उसे इस्तेमाल करने का, हाशिम के खिलाफ। यकीन करो सैम, हम उसको वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हर गेंद खेलने वाली नहीं होती, किसी किसी गेंद को रोकना भी होता है। वो उसे समझा रहा था। उसामा मुस्कुरा दिया। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। सती ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। ये किसका डायलॉग है? इमरान खान का है भाई, उसने बुरा सा मुँह बनाकर बताया था। वो इन सब की आवाज़ों से बेनियाज अपनी सिंगार मेज़ के सामने खड़ी इस लौंग को मगरूर नाक में सजा कर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लबों में मुस्कुराहट फूट रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और फारिस बाहर निकला तो वो उसकी तरफ घूमी और शाने उचकाए। फारिस की नज़रें ठहर गईं। वही है, वो मुस्कुराकर बोली। उसने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे से ही सब ज़ाहिर था। वो महबूबियत हुआ था। गर्दन में डूबकर उभरती गिल्टी बाजियाँ नजर आई थी। आंखों में एक चमक भी उतरती थी जो शायद समर ने पहले कभी नहीं देखी थी। महज तायद में सर को खान दिया और आगे बढ़ गया। इन तासुरात के लिए वो जान भी दे सकती थी, उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था। मुस्कुराकर वो बाल ब्रश करने लगी थी। आज योर विटनेस जुमर कटहरे के सामने से नीचे उतर आई थी। वो दो लफ्ज़ों में हाशिम को इशारा किया। अब हुआ हाशिम कारदार का था, वो जैसे चाहे उसको क्रॉस करे। हाशिम कोट का बटन बंद करता, दो कागज़ हाथ में लिए कदम कदम चलता आगे आया। सब हनूस खामोश थे, सबकी नज़रें हाशिम पे जमी थी। पुरसकून खड़े सादी की भी सामने आकर हाशिम मुस्कुराया। दोनों प्रिंट आउट सादी यूसुफ के सामने लहराए। क्या आप कुमार नामी इस सनहाली बाशिंदे को जानते हैं, या क्या आप फसी नामी इस पाकिस्तानी बाशिंदे को जानते हैं? सादी यूसुफ, क्योंकि हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि कुमार को जहर का टीका लगाकर और फसी को गर्दन तोड़कर आपने कत्ल किया है। क्या आप अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर अपने इंटरव्यू का हवाला दिए बगैर बताएंगे कि आप इन दोनों के कातिल हैं या नहीं? बहुत सी सांसें एक साथ रुकी थीं।